ईरान में इस्माइल हानिया की इसराइल के हाथों मुबैना तौर पर शहादत के बाद मिडिल ईस्ट में जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। ईरान जवाब अल जवाब के लिए तैयार है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ इसराइल की पुश्त पर खड़ा है। सवाल ये है कि ईरान किस तरह इसराइल से बदला लेगा। क्या ईरान जंग अफोर्ड कर सकता है? क्या हल्की सी चिंगारी पूरे खित्ते को खाकस्तर कर सकती है? इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान की कलाबाजियां जारी हैं। कभी वो कहते हैं कि फौज से बातचीत होगी तो कभी महमूद अचकजई का कंधा इस्तेमाल करते नजर आते हैं। पीटीआई के फायर ब्रांड रहनुमा शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत की मुअत्तली से मुताल्लिक कंफ्यूजन गहरी होती जा रही है। वो पार्टी का हिस्सा हैं या निकाल दिए गए? इमरान खान तो इस सवाल का जवाब बाद में देंगे, मगर नजम सेठी बयानात और हालात की माहियत को जांचेंगे आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है मिडल ईस्ट में। तो अगर मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल एक दूसरे के रूबरू आते हैं तो पूरी दुनिया को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इसके पेश नज़र ईरान की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं कि रद्दअमल पहले से सख्त होगा, इसराइल पछताएगा, बराह रास्त हमला किया जा सकता है। दूसरी तरफ बिजनेस रिकॉर्डर रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के लीडर्स, ईरान के जो मिलिट्री ऑफिशल्स हैं, वो प्रॉक्सीज़ के साथ मीटिंग कर रहे हैं और असेसमेंट कर रहे हैं कि रद्दअमल कितना नपातुला होना चाहिए, उसके जो असरात हैं वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं। इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। 31 जुलाई को इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई, उसके बाद उनकी तदफीन हुई और अब 2-3 दिन इस तरह के हैं जिसमें कुछ तज्ज़ियाकार ये समझ रहे हैं और बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर इतवार यानी कल ईरान की जानिब से कोई रद्दअमल आ सकता है। लेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ईरान बहुत दबाव में है। जब इस तरह के ऐलानात हों कि इसराइल पछताएगा, पसपाई पे हम मजबूर कर देंगे, बदला लिया जाएगा भरपूर, और ईरान के लिए इतनी हजीमत कि ईरान के पासदाराने इनकलाब ने जो रिपोर्ट दी है कि किस तरह से ये शहादत हुई, वो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रडिक्ट करती है न्यूयॉर्क टाइम्स और टेलीग्राफ की रिपोर्ट के साथ। मेरा आपसे ये सवाल है कि हर एक की नज़रें इस वक्त ईरान पर हैं, लेकिन ईरान किस तरह जवाबी हमला करने की कैपेसिटी रखता है, अहलियत रखता है? मुमकिन रद्दअमल क्या होगा और वक्त क्या हो सकता है? आयशा, इतने लंबे चौड़े सवाल तुमने कर दिए हैं। चले इसको तो टैकल करते हैं, बिकॉज ये इस वक्त बहुत एक अहम सब्जेक्ट है और ख़तरा है कि ऐसी जंग ना छिड़ जाए जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की हमें तरफ ले ना जाए। Everyone is asking. सो बड़ी ये और जिस किस्म की बिल्डअप हो रही है अमेरिकन फोर्सेस की इन द मिडल ईस्ट, सो डेफिनेटली दिस समथिंग वी शुड डिस्कस। वैसे कबल की ये इसके ऊपर हम कुछ तफसील से बात करें, मैं एक क्लैरिफिकेशन आज देना चाहूँगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मैंने कुछ बातें की थी अबाउट नेशनलिज्म और इमरान खान का जो बयानिया है रिगार्डिंग इंडिया एंड इज़राइल। अच्छा, उसमें मैंने देखा कि कुछ क्लिप्स लोगों ने बना के चलाए हैं, जो मैं समझता हूँ कि हमेशा ऐसे ही होता है कि वो क्लिप बना के जिसको जी चाहे वो उस किस्म का क्लिप बना लेते हैं, आगे पीछे काट कूट के स्टिच अप करके, और उससे कोई गलत इंप्रेशंस चले जाते हैं। तो मुझे फिर कल और आज तो दोस्तों ने फ़ोन किए कि जी कल आपने कहा है कि इमरान खान जिस तरीके से इज़राइल और इंडिया की तनकीद करता है और खड़ा होता है उनके ख़िलाफ़, उस तरीके से कोई भी और सियासतदान इतने जज्बे के साथ नहीं करता, और ये एक नेशनलिज्म को उभारता है। तो क्या ये सही है कि आप समझते हैं कि कोई और किसी ने इज़राइल के ख़िलाफ़ या इंडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं की, सिर्फ खान ही रह गया है जिसने ये बातें कही हैं? तो मैं ये वजाहत करना चाह रहा था आज कि ऐसी बात नहीं है कि खान ही रह गया है। दरअसल ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज़ पहली बात तो ये कि सारी मजहबी जमातें इंडिया और इज़राइल को कॉन्स्टेंटली कंडेम करती हैं, कॉन्स्टेंटली। कोई एक मजहबी जमात नहीं है इस मुल्क में जो ये नहीं करती। तो पहली बात ये कि वो कंडेमनेशन इंडिया की भी और इज़राइल की कांस्टेंट होती रहती है और ठीक ठाक लफ्ज़ों में होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं वो भी इज़राइल के ऊपर कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लिया, किसी ने इज़राइल के ऊपर सॉफ्ट स्टांस नहीं लिया, और हमेशा हार्ड लाइनें लिए जाती है इज़राइल के ऊपर। तीसरी बात यह है कि हर सियासतदान
जब वो इंटरनेशनल फोरम में जाता है, खा वो यूनाइटेड नेशंस हो या कोई भी हो, तो वहाँ हार्ड लाइन ही ली जाती है इंडिया के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़। इसमें कोई दो राय नहीं है, खा वो नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों या इमरान खान साहब हों। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के साथ हमेशा वही सलूक किया जाता है जो इंडिया पाकिस्तान के साथ करता है हर इंटरनेशनल फोरम पे। इसके बावजूद कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इंडिया के साथ अमन की बातचीत करना चाहते थे और वेंट आउट ऑफ द वेज टू डू इट। और यहाँ मैं ये भी कहूँ कि इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी, जब वो इंडिया में स्पेशली होते थे, तो उस वक्त यही था कि हम तो अमन चाहते हैं इंडिया के साथ, हम बिल्कुल, और किसी किस्म की गाली गलौच या लड़ाई झगड़े की बात खान साहब ने कभी नहीं की। इनफैक्ट खान साहब तो बहुत फ़ख्र से ये कहते रहे कि मेरे बड़े दोस्त हैं इंडिया के अंदर, मैं इंडिया आता जाता हूँ और मैं पहले भी आता जाता रहा और बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, एंड मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया के अंदर जब भी बड़ी कोई कॉन्क्लेव्स हुई हैं, खा वो इंडिया टुडे ने की हो या किसी ने की हो, वो इमरान खान को इन्वाइट करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि इमरान इज़ ऑल्सो सॉफ्ट ऑन इंडिया और हैज़ बीन, लाइक नवाज शरीफ और लाइक बेनज़ीर भुट्टो। मगर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है दैट इज़ ऑलवेज बीन हार्ड ऑन इंडिया। इनफैक्ट ये एक इशू रहा है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड हमारे सियासतदान। इस्टेब्लिशमेंट हार्ड लाइन हमेशा इन एंड आउट, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली लेना चाहती रही है रिगार्डिंग इंडिया, और पॉलिटिशियंस जो है उनकी कोशिश रही किसी तरीके के साथ कोई पीस डिविडेंड निकले, कोई रास्ते निकाले जाएँ, कोई हल वल किया जाए। बट क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और हमारी आवाम के अंदर एक पूरी 70 साल से एक बात कही जा रही है कि वो दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, तो सियासतदान बड़ा सोच समझ के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान इज़ नो डिफरेंट फ्राम नवाज शरीफ और फ्राम बेनज़ीर भुट्टो। मगर ये बात, और इंडीड आसिफ ज़रदारी, मगर ये बात सही है कि नवाज शरीफ साहब वेंट दी एक्स्ट्रा लेंथ। उन्होंने ओपनली पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके के साथ इंडिया के साथ अमन की पीस पाइप स्मोक की जाए और कश्मीर का मसला जो है उसको हल किया जाए विद कॉम्प्रोमाइज़। मगर एट द सेम टाइम जब वो यूनाइटेड नेशंस जाते थे इवन एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी जो स्पीच थी वो फॉरेन ऑफिस जो लिखता था और जो फ़ौज उसको वेट करती थी, वो हार्ड लाइन ही होती थी इंडिया के ख़िलाफ़। वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती थी पीस ऑफरिंग की। तो so I think on that score Imran and the others are on the same page, but and equally खान साहब जब वो नए नए आए थे पावर में अंदर 2018 में, तो उनका ये ख्याल था कि नरेंद्र मोदी जो है जब वो अब ही माइट बी अमीनेबल टू पीस, बिकॉज नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने कुछ इस किस्म के कदम उठाए थे जहाँ लगता ऐसे था कि कुछ बात शायद आइस ब्रेक कर जाए। मगर फिर मियाँ साहब की छुट्टी हो गई, खान साहब आ गए। खान साहब के भी पहले जो स्टेटमेंट्स थे वो वेरी प्रो पीस विद इंडिया, और उनकी इनफैक्ट एक स्टेटमेंट था जिसको मैंने तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इस अगली टर्म के अंदर विल ओपन पीस डायलॉग विद पाकिस्तान, और मैंने ये कहा था कि खान साहब की गलतफहमी है, नरेंद्र मोदी नहीं करेगा ये, हालांकि आई एम सपोज टू बी वेरी प्रो पीस विद इंडिया लॉबी का हिस्सा। तो मैंने एक रियलिज़म के तौर पे ये कहा था। और बाद में जब 2000 और इमरान खान साहब उस वक़्त भी ये सोच में थे कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सके इंडिया के साथ, तो इसलिए उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया था। मगर जब 2019 में इंडिया ने कश्मीर को हज़म कर लिया एक और तरीके के साथ कानूनी तौर पे, तो खान साहब ने फिर बहुत सख्ती के साथ उसके बाद नरेंद्र मोदी की ज़ाती तौर पे और इंडिया की इंस्टीट्यूशनली बड़ी क्रिटिसिज्म की, और हर जगह पे की, हर कोने पे भी, और बड़ी एग्रेसिव किस्म की। यहाँ तक कि मैं सोच रहा था कि जो पर्सनल अटैक वो नरेंद्र मोदी पे कर रहे थे, फाशिस्ट है, ये है, वो है, वो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज हेड्स ऑफ स्टेट दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट को इस तरीके से ऐसे नहीं ऐसे उनके बारे में बात करते, और इंस्टीट्यूशनल बातें होती है, पॉलिसी इश्यूज़ होते हैं। बट खान साहब ने ये किया। तो अब बात यह है कि यहाँ तक इसराइल का मसला है, इसराइल के ऊपर तो मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी वगैरह बहुत सख्ती से बात करते रहे और करते भी रहेंगे, और यहाँ तक कि वो तो ये कहते रहे कि इमरान खान जो है ही सॉफ्ट ऑन इसराइल, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इनके जो रिश्तेदार हैं, ब्रदर इन लॉ जो है लंदन के अंदर, इज़ अ ज़ायनिस्ट, और वो इनको सपोर्ट करते हैं। और अभी भी ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी भी जो खान साहब जेल में हैं, तो वहाँ इसराइलीज़ ने भी थोड़ी बहुत पब्लिक रिलेशनिंग की है, उनकी जो लॉबी है वहाँ कि जी खान साहब के ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड एंड सो ऑन। तो इसराइल तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इज़ प्रो इमरान,
But Imran Khan Sahab has been very careful and cautious as far as Israel is concerned. But by that same criterion, ज़्यादातर लोग यहाँ इसराइल की बात इस तरीके से इसलिए नहीं करते बिकॉज हमारे तल्लुकात ही नहीं है ज़्यादा उनके साथ। और आजकल की सूरत हाल ऐसी है कि इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे जो है बड़े प्रो इसराइल हुए हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द अमेरिकन कैंप। तो इसलिए क्योंकि हम भी उसी कैंप का हिस्सा हैं, बिकॉज वी डिपेंड ऑन एड एंड ट्रेड विद दैट कैंप, तो इसलिए हम थोड़े से मोहतात रहते हैं कि इतनी भी आगे ना बढ़ जाएं कि वो ठेके लेने पड़ जाए और फिर सैंक्शन हमारे ऊपर भी कुछ लाइटनिंग गिर जाए एंड सो ऑन। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ये नहीं है कि इमरान इज़ द ओनली वन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वो ये है कि क्यों इमरान की बात जब वो करता है तो ये अवाम ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देती है और सुनती है। अब मुझे याद है उसकी वजह ये है कि इमरान खान जो है वो अपने आप को एक प्राउड नेशनलिस्ट पोज करता है, जो कि नवाज शरीफ ने कभी अपने आप को एज अ प्राउड नेशनलिस्ट नहीं किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी कभी नहीं किया। वो तो मोहतरमा के बारे में तो कहता था शी इज़ वेरी प्रो वेस्ट। इमरान के बारे में किसी ने ये पहले नहीं कहा था कि ही इज़ प्रो वेस्ट। यहाँ तक कि जब शुरू में इमरान खान साहब ने सियासत शुरू की 90 की दिहाई में, तो मुझे याद है उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की थी जिसकी वजह से बहुत से लोगों की इमेजिनेशन उन्होंने पकड़ ली थी। खान साहब ने ये कहा था कि हम ब्राउन साहब्स हैं, हमें ब्राउन साहब नहीं बनना चाहिए। ब्राउन साहब से ये मुराद था कि रंग हमारा ब्राउन है और साहब हम गोरा साहब बनना चाहते हैं। और मतलब ये था कि हम ग़ुलाम हैं एक किस्म के, और हम अपने मास्टर्स को एप करना चाहते हैं, उनको कॉपी करना चाहते हैं। और ये बड़ी अच्छी ये ऐसी बात थी जो कि नौजवान तबके को पसंद आई, बिकॉज़ नेशनलिज्म जो है वो नौजवान तबके से ज़्यादा किसी में नहीं होती। और आजकल के ज़माने में जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इतने जुल्म कर रही है और इस किस्म के तशद्दुद कर रही है ऑन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और इंस्टिगेट वॉर्स कर रही है एंड सो ऑन, तो एंटी अमेरिकनिज़म एंड एंटी वेस्टर्निज़म जो है वो पाकिस्तान के अंदर और मुल्कों के अंदर भी एक नेशनलिज्म को उभारती है, और स्पेशली मुस्लिम नेशनलिज्म। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को हर जगह पे सेटबैक्स हो रहे हैं और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। तो अब वो नेशनलिज्म के साथ एक मुस्लिम नेशनलिज्म की भी एक नई टर्म बन गई है जो कि हमारे यहाँ है अब। एंड सो आई थिंक इमरान पोजेस एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट। इस्लाम की भी बात करते हैं और एंटी वेस्ट की भी बात करते हैं इन अ कल्चरल सेंस। इसीलिए मेरा ख्याल है कि खान साहब को ज़्यादा अहमियत मिलती है और वो ज़्यादा इमेजिनेशन पब्लिक ही कैच करते हैं। बाकी हमारे कोई लीडर्स जो हैं वो नहीं कैच करते। हालांकि जमात इस्लामी हो जाए या JUI हो जाए या मुख्तलिफ दूसरे तंजीमें हो जाएँ मजहबी, वो बड़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं और उनसे ज़्यादा कम नेशनलिस्ट कोई भी नहीं है। मगर बात यह है कि उनकी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कोई अहमियत नहीं है जो कि खान साहब की है। तो इसीलिए खान साहब सूट पहनते यूनाइटेड नेशंस, खान साहब प्यूटिन को मिलने के लिए सूट पहन के नहीं जाते। खान साहब कहीं भी जाते हैं तो शलवार कमीज़ पहनते हैं, ऊपर सदरी पहनी हुई होती है, नीचे पेशावरी चप्पल पहनी हुई होती है। तो एक पूरा उन्होंने इमेज बनाया हुआ है। नवाज शरीफ जाएंगे सूट पहना हुआ होगा, शहबाज शरीफ जाएंगे सूट पहना हुआ होगा या सफारी जैकेट पहनी हुई होगी, और भी जो सियासी लीडर्स हैं हमारे साइड सूट टाई वगैरह पहन के फिरते हैं। खान साहब जो है उन्होंने अपना सारा इमेज जो है ना वो एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट क्रिएट किया है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट अपील्स टू द यंगर जनरेशन। तो जब वो कोई बात करते हैं तो उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। वही बात अगर कोई हमारा दूसरा लीडर करे तो उसकी उस अहमियत उसकी नहीं होती। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। आई मे हैव नॉट सेड इट लाइक दिस बट आई थॉट आई शुड क्लैरिफाई इट। तो अब आते हैं ईरान। लगता है बहुत प्रेशर था पे जिस तरह नहीं प्रेशर नहीं था, मैं नहीं चाहता कि आई शुड बी मिसअंडरस्टूड। ये PTI वाले मेरे वो क्लिप्स निकाल कर तो मुझे भी आए हैं। हाँ वो चला रहे हैं। आपने ये कह दिया तो अब तो वजन हो गया। मैं जो कह रहा था वो ये कहना चाह रहा था। अगर कुछ और कह दिया तो ठीक है। हाँ तो उसकी क्लैरिफिकेशन इज ड्यू। जो कहा गया वही समझा जाना चाहिए। हाँ तो अब बात ये है कि अब आइए आप ईरान। जी देखिए जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आई वुड लाइक टू मेक टू आंसर योर क्वेश्चन। पहली बात, ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा हम रिएक्शन करेंगे जी, तो करेंगे वो। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग यहाँ समझ रहे हैं कि बड़ी जल्दी रिएक्शन आएगा, कुछ तबसरे हुए हैं कि कल हो जाएगा कुछ। मैं समझ रहा ऐसे नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि अगर कोई रिटेलिएशन करनी है तो सोच समझ के करनी है, क्योंकि 2-3 इश्यूज़ हैं जिसके लिए सोच समझ की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि कैसे अटैक करनी है, कहाँ अटैक करनी है। तो ये कोई तैयार एजेंडा नहीं है कि बटन दबाएंगे और वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ख्याल है ईरान ने ये सोचा नहीं था कि ईरान के अंदर इस तरीके से अटैक हो सकती है बाय इज़राइल।
एंड हालांकि उनको कल के प्रोग्राम में मैंने कहा कि वहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने असैसिनेट किया एंड सो ऑन, तो पता होना चाहिए था कि इजराइल हैज़ एजेंट्स देयर एंड कैन डू इट। बट ये जो खबरें अब आ रही हैं कि जी वो 2 महीने से पहले इस गेस्ट हाउस में बम रखा गया था, रिमोट कंट्रोल्ड, और तो इसका मतलब प्लानिंग काफ़ी पहले से हुई हुई थी। और दूसरी चीज़ ये कि ये साहब जब भी आते थे तो वहीं ठहरते थे। तो ये अगेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज ये तो अगेंस्ट ऑल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कि एक जगह पे आप दूसरी दफ़ा नहीं ठहरते। और वो पासदाराना इनकलाब के ज़रिए असर था, उनके ज़रिए हिफाजत, और ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हवाले में था। तो जाहिर है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, वहाँ इसराइल ने असासे बना लिए हैं, जिसकी वजह से ये हुआ है। अब बात यह है कि मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे कुछ रिएक्शन अटैक आएगी ईरान से। अच्छा। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने जो साथी हैं सारे इराक में, लेबनान में, हुथीस, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब जो है इनके साथ मिलके कुछ बनाना पड़ेगा, और वो भी सीक्रेट रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी बिकॉज लीकेजेस की बड़ी ख़तरे हैं। तो ये बड़े हाई लेवल के ऊपर इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, और फाइनली एक्सिक्यूशन का प्लान बनना पड़ेगा। ये जल्दी नहीं होगा, ये दिस इज़ माय व्यू। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि इस पे कैलिब्रेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसराइल ने नहीं कहा कि हमने मारा है। तो अब अगर ईरान अटैक करता है तो ईरान भी शायद ये चाहेगा कि हम ना कहें कि हमने किया। बिकॉज अगर ईरान एक्सेप्ट कर लेता है कि उन्होंने अटैक किया ऑन इजरायली एसेट्स या इजरायली एम्बेसीज या इजरायली ऑफिशियल्स या इसराइल के ऊपर, तो फिर एक ओपन वॉरफेयर की वो ऐलान होगा। क्योंकि इसीलिए इसराइल ने इसमें नहीं, इसराइल ने एक्सेप्ट किया था कि बेरूत में किसको मारा, मगर यहाँ वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, अभी तक नहीं क्लेम किया गया, और वो करेंगे भी नहीं। अच्छा। वो इनडायरेक्टली कहेंगे कि हाँ, मगर ये ऑफिशियली कभी नहीं कहेंगे कि हमने मारा। तो अब ईरान को भी ये सोचना है कि क्या वो अब ऑफिशियली इसराइल को अटैक करते हैं या इसराइल के असासों को अटैक करते हैं, और कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो शायद ना करें डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली अगर करेंगे तो इसराइल विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ऑलरेडी अमेरिका ने अपनी पूरा हमला जो है, मैसिव डिस्प्ले ऑफ फोर्स, F-16 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, हर किस्म की उन्होंने मिडिल ईस्ट की वहाँ भेज दी हैं, और तैयारी है पूरी, डिफेंस सिस्टम रेडी है, पूरी सिस्टम। तो अब अमेरिका तो कहता है हम डिफेंड करेंगे इसराइल को। डिफेंड का ये मतलब है कि फिर फैसिलिटेट भी करेंगे अगर इसराइल ने फिर कोई काउंटर अटैक करनी है। क्योंकि अगर यहाँ से कोई मिसाइल्स जाती हैं या कुछ होता है ईरान से, तो उसको डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट इसराइल जॉर्डन भी उसने वो भी रोकेंगे जैसे पहले रोका था, सऊदी अरेबिया भी रोकेगा जैसे पहले रोका था, और अमेरिकन फोर्सेज जो हैं वो भी जैसे पहले उन्होंने रोकी थी इस दफ़ा फिर वो रोकेंगे। लबनान और मिस्र ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी रोकेंगे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि दूसरी साइड बिल्कुल तैयार है। जिन्होंने ये किया, उन्होंने पहले ये प्लानिंग की है कि अगर ये कामयाब हो जाता है तो ईरान विल रिटेलिएट, ईरान अपने प्रॉक्सीज को बुलाएगा, सब उन्होंने सब प्लानिंग की हुई है, क्योंकि उनके पास इनिशिएटिव था ना। इनिशिएटिव ईरान के पास नहीं था, उन्होंने तो 4 महीने पहले से ये प्लान बनाया हुआ था। अच्छा। 2 महीने के बाद उन्होंने सारी रेकी करके वहाँ बम प्लांट किया, फिर इंतज़ार में थे क्या होगा क्या नहीं। तो इट्स अ डिटेल्ड प्लान। तो इसलिए मैं समझता हूँ ईरान के पास ऐसा कोई डिटेल्ड प्लान नहीं है। अब वो बनाएंगे। अब जब वो बनाएंगे तो उन्होंने 2-3 चीज़ें सोचनी होंगी। एक ये सोचना होगा कि सरप्राइज अटैक होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले ही डिस्कशन हो जाए कि कहाँ होना और कैसे होना है, वो तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो सरप्राइज अटैक के लिए तो बड़ी सीक्रेसी चाहिए और बड़ी प्लानिंग चाहिए, जो अभी नहीं है मेरे हिसाब से, वो अभी बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जंग का ऐलान नहीं होना चाहिए। अगर जंग का ऐलान हो जाता है कि ईरान की तरफ से जंग डिक्लेयर हो गई है ऑन इसराइल, तो फिर इसराइल काउंटर करेगा, और इसराइल का काउंटर करने का ये नहीं होगा कि वो कोई ईरानियन ऑफिशियल्स को टारगेट करेगा। इट विल गो स्ट्रेट फॉर ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, जो कि उनका लॉन्ग टर्म गोल है। उनको एक मौका मिल जाएगा कि नाउ इज़ द टाइम टू बॉम्ब ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, और उनको आउट ऑफ एक्शन कर दिया जाए। और ये इसमें अमेरिका की उनको हमायत होगी कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो आप करें। और इसके लिए उन्होंने फिर पूरी तैयारी की हुई है। मुझे याद है आयशा 12 साल 13 साल पहले 2010 में मैंने एक प्रोग्राम किया था, जिससे मैंने उस वक्त भी बड़ा ईरान और अमेरिका का इशू बना हुआ था और इसराइल का इशू बना हुआ था, और बड़ी सीरियस डिस्कशंस हो रही थी कि हाउ कैन इसराइल अटैक ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो मैंने बड़ा डिटेल में एक प्रोग्राम किया था विद डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अमेरिकन सोर्सेज कि क्या रूट होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो प्लान जो है अब तो और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया होगा ना। अब 15 साल के बाद टेक्नोलॉजी कहीं की कहीं पहुँच गई है, एंड आई थिंक द इजराइलीज आर रेडी। At a button दबाएंगे and they will be over Iran, and they'll knock out Iran's nuclear
फैसिलिटीज़, जिसके साथ उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काफ़ी अरसे के लिए आउट हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द अमेरिकन्स वांट एंड दैट्स व्हाट इजराइलीज वांट, कि कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाए, ईरान अटैक करे इजराइल को, जंग का फैलाओ, यानी इसराइल को हेल्प करेगा। ईरान नहीं चाहेगा ऐसा। ईरान मैं समझता हूँ नहीं चाहेगा ये। वो कहेगा कि हमने काउंटर अटैक करना है, मगर आर्म्स लेंथ पे करना है, ताकि ये ना कोई कह सके कि हमने इजराइल को अटैक किया, फिर इजराइल हमें डायरेक्ट फिर वापस अटैक करेगा। दिस टाइम दे विल नॉट टारगेट Hamas or Hezbollah or any such, they'll target Iran. This was not an Iran target, it was on Iranian soil, but it was a Hezbollah, Hamas target. तो अब जैसे उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह को किया है मेरा, तो अब बात यह है कि आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं। और अमेरिका भी जद में आ सकता है ईरानी अटैक के, ईरानी अटैक के जद में क्या अमेरिका भी आ सकता है? क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी आ गया ना। अच्छा, अमेरिका फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि अमेरिका तो ऑलरेडी डिफेंस, वो कहते हैं डिफेंस में आए हैं, बट एक्चुअली दैट इज ऑफेंसिव डिफेंस, कि जब इजराइल ऑफेंस में आएगा तो अमेरिका फैसिलिटेट करेगा, अमेरिका के सारे एलाइज उस रीजन में फैसिलिटेट करेंगे। अगर जहाज इजराइल के उड़ के F-16 या F-18 उड़ के जाते हैं ओवर जॉर्डन एंड ओवर सऊदी अरेबिया टू रीच, यही रास्ता है और तो कोई रास्ते नहीं है, इन्हीं रास्तों से जाना पड़ेगा टू अटैक न्यूक्लियर फैसिलिटीज, तो फिर दैट मीन्स दे हैव कंप्लिसिट, वो सारा अमेरिका उनको फैसिलिटेट कर रहा है बाय सैटेलाइट गाइडिंग एंड ये और वो सारा कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान विल थिंक वेरी हार्ड, गुस्सा तो है, ईरान अब क्या करेगा। मैं समझता हूँ कि अगर इजराइल को अटैक कर रहा है डायरेक्टली ऑन इजरायली टेरिटरी, तो वो हिजबुल्लाह से या दूसरे जो प्रॉक्सीज हैं उनके ज़रिए करेंगे। अच्छा। और डायरेक्ट अटैक फ्रॉम बाय ईरान ऑन इजरायली टेरिटरी मैं नहीं समझता कि ये ऐलान जंग के मुतरादिफ होगा। ये इस्तीफा नहीं करेंगे, और फिर जंग फैलेगी, ये फैल जाएगी, जो कि ईरान के मफाद में नहीं है। और अगर करेंगे भी तो जैसे पहले थोड़ी सी प्री प्लानिंग के साथ और एडवांस इन्फॉर्मेशन के साथ किया था अप्रैल में, आपको याद है, तो उसी तरीके के साथ शायद थोड़ा बहुत करें। मगर जो रियल चीज़ है वो इट हैज़ टू बी अटैक ऑन इजरायली एसेट्स। वो एसेट्स एम्बेसडर्स हो सकते हैं, ऑफिशियल्स हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं, एम्बेसीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो इजराइल में हो या यूरोप, वो अमेरिका में भी हो सकते हैं, यूरोप में भी हो सकते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि समथिंग अलोंग दोज लाइन्स द इरानियंस मस्ट बी थिंकिंग कि हो भी जाए और हमारे ऊपर काउंटर अटैक भी ईरान के सॉइल के ऊपर ना हो, हिसाब बराबर भी हो जाए, तो ये बड़ा नपातुल्ला रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो इनके लिए बड़ा ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ द रेजिम, बिकॉज वहाँ भी बड़ी अग्रेसिव किस्म की नेशनलिज्म है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि जल्दी नहीं होगा, सोचा समझा होगा, और किसी किस्म के ईरान ट्रैप में नहीं जाना चाहेगा। और अमेरिका और इजराइल चाहेंगे कि कोई ऐसी हरकत करे ईरान जिसके साथ वो सारा वर्ल्ड ओपिनियन को अपने साथ लेके या वेस्टर्न ओपिनियन को अपने साथ लेके तो ईरान के ऊपर बमबारी करें और तबाही की। बहरहाल ये इस वक्त मेरे लिए एक चिंगारी पे बैठा है जंग के दहाने पर, और अमल जो कि मोहतात ना हो वो जंग के में धकेल सकता है सिर्फ खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब इमरान सीरीज़ की बात करेंगे। सेठ साहब, जब भी उनके बयानात आते हैं तो वो डिस्कस होते हैं, खबर बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है, जैसे आपने कहा। क्या करें, मजबूरी है। करिश्मा क्या क्या कर सकता है इस दुनिया में। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, और एक तो उन्होंने वो आप वाली बात रिपीट की, और ये हकीकत है कि आइन में कहाँ लिखा है कि फ़लाँ जगह जो है वो एहतजाज नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये सवाल किया साफ़ियों से, आपने यही बात कुछ दिन पहले कही थी, और ये हकीकत है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो शायद सामने रखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने जब उनसे क्लैरिटी मांगी गई इस बात के ऊपर कि एक तरफ आप कहते हैं कि इस हुकूमत के पास ताकत नहीं है, ताकत जिनके पास है हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो 4 हलकों की मार है, अगर खुले तो ये हुकूमत गई। दूसरी तरफ आप महमूद अचकज़ई साहब को कह रहे हैं कि आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, तो उनका ये कहना था कि महमूद अचकज़ई साहब फ़ौज से मुज़ाकरात के हामी नहीं है, तो हमने उन्हें कहा आप सियासी जमातों से करें। लेकिन कन्फ्यूजन है, बात समझ नहीं आई। और इसके अलावा उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब है उनको टारगेट ये करके किया कि वो सबसे बड़ा यू टर्न तो उन्होंने लिया वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के बाद। शेर अफजल मरवत साहब के मामले के ऊपर वो कुछ कंफ्यूज दिखाई दिए, कन्फ्यूजन शायद रखना भी चाहते थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब खुद इस बात पे क्लियर हैं कि मुज़ाकरात किसके थ्रू करने हैं और टारगेट क्या अचीव करना है? नहीं, देखिए खान साहब की जो स्ट्रेटजी है ना वो ऐसी नहीं है कि जी वो क्लियर हों। उनकी एक स्ट्रेटजी है सिर्फ कि किसी तरीके के साथ एक अपना जो सपोर्ट ग्रुप बेस है बाहर उसको बरकरार रखें,
उसको डिफ्यूज़ नहीं होने देना, उसको मायूस नहीं होने देना, उनको तकड़ा करके रखना है। और वो तकड़ा करने का तरीका एक ही है कि मैं डट के रहूँ, मैंने नहीं जाना बनीगाला, मैंने यहीं रहना जेल में। अच्छा, ठीक है। और कहा है मुझसे माफ़ी मांगे मुझसे, और हाँ, और मैंने हार्ड लाइन लेनी है, तकड़ा रहना है मैंने, वो नर बंदा हूँ मैं नहीं, मैं मर जाऊँगा मगर मैं नहीं करूँगा। आवाम पसंद करती है ऐसी बातें। हाँ। एक तो ये कि वो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं होने देंगे, नरमी नहीं दिखाएंगे वहाँ। अच्छा, लचक नहीं दिखाई, कोई लचक नहीं। ऐसे लगा था कि जैसे आपकी बात थोड़ी अच्छी बात ना ना, कोई लचक नहीं दिखानी, क्योंकि वो इस बयानिए को बरकरार रखना चाहते हैं कि मैं तकड़ा हूँ, आई एम पॉपुलर, आई एम तकड़ा, आइन मेरे साथ है, जज मेरे साथ हैं, आज नहीं कल नहीं परसों आई विल बी बैक इन पावर ऑन माई टर्म्स। ये उनका है। अब उनकी टर्म्स का इशू है ना, इसलिए वो टर्म्स बिल का टर्म की कि जी फॉरेन इलेक्शन कराओ, ठीक, और उसके बाद आप पीछे हटें और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो और इलेक्शन कराएं। और ये नहीं तो वो जो पुरानी इलेक्शन हुई है उसको हम चैलेंज करते हैं, उसको ख़त्म करें, वो सारी रिग थी। तो अब ये तो डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना इस्टेब्लिशमेंट, ना ये गवर्नमेंट। अगर ये डिमांड एक्सेप्ट करती है तो इस्टेब्लिशमेंट भी गई तो गवर्नमेंट भी गई। तो जो खान साहब चाहते हैं, मगर वो तो नहीं होगा ना। सो इसलिए यही बात जैसे ना गुड्डी जड़ी ना वो पेचा वो चली जा रहा है, कोई कटता नहीं पिया कोई। अच्छा। हाँ। तो अब बात ये है कि खान साहब इधर भी चलाते हैं उधर भी चलाते हैं, जैसे पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं ऐसे कि कुछ बातों पे एक बयान दे देते हैं, उसी बात पे गए किसी के आगे और बयान दे देते हैं। ये जो सारी डिवीज़न हुई हुई है पार्टी के अंदर, हर बंदा जो उठता है वो कहता है खान मिल के आए, वो है कहता है, वो है कहता है जी। अच्छा, खान ज़रूर कहता भी होगा, और वो चाहते हैं कि ये कन्फ्यूजन रहे, बाहर कोई लीडरशिप ना बने। अच्छा। लीडरशिप मैं ही हूँ, ओनली आई एम द वन, यहाँ आए मेरे से पूछें और मैं सब कुछ चलाऊँगा। अच्छा, इसीलिए अब जब उनको मरवत के बारे में पूछा गया जी, आज हाँ। तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, कहने लगे हाँ मैं फिर जवाब दूंगा किसी वक्त। हाँ। यही कहा ना पंजोता साहब उनके कानों में उसी वक्त कुछ कहना शुरू हो गया। अच्छा, अब वो चुप रखी। हाँ, अब पंजोता जो है इनका वकील है, तकड़ा बंदा है और वो बड़ा लॉयलिस्ट है, मगर पंजोता एक बात कह रहा है और नहीं, पंजोता ने बैरिस्टर साहब जो है गौहर वो कुछ और बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मरवत को हमने नहीं निकाला। पंजोता कहता है हमने निकाल दिया। हाँ। अब खान क्या कहता है, खान ने उनको भी और इधर भी कोई ऐसी बात नहीं की होगी। उन्होंने कहा अगर सर उन्हें कटन की बड़ी ज़रूरत है, हाँ, तो जी हम इशू कर लगे, हाँ हूँ। इधर से गया होगा कि सर उसको नहीं कर सकते, हाँ हूँ, हाँ। तो खान इज प्लेइंग, वो किसी को ना निकालेगा, एक्सेप्ट करने के लिए हर एक को तैयार होगा, एक्सेप्ट परहैप्स। आज मैं समझता हूँ कि अगर फवाद चौधरी को वो मिल लेता ना तो फिर ये फिर शुरू हो जाएगा, फवाद कहेगा मुझे मिल ली है और मैं तो वापस आ गया हूँ। आधी पार्टी कहेगी तुम्हें मानते ही नहीं है, तुम तो ये हो, तुम तो वो। तो ये चीज़ें चलेंगी। ये मैं आपसे कहा, दिस इज अ स्ट्रैटेजी। ये नहीं है कि जी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है। और बाय द वे अगर आप पढ़े ना बेसिकली जो गवर्नेंस के ऊपर जो थीसिस तारीख में अर्थशास्त्र से लेके और कौटिल्य और मैकियावेली और संजू, जो मेन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो लोग जो इसके बारे में कहा जाता है, एंड मॉडर्न थियोरिस्ट सारे यही कहते हैं कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ डिग्री ऑफ कन्फ्यूजन। एंड वो कन्फ्यूजन जो है वो आपको कंट्रोल में रखती है। अगर आप ओपनली इधर उधर कर दें तो वो डिविजन्स हो जाते हैं। तो ये बाहर जो कुछ हो रहा है, खान को पता है क्या हो रहा है। अच्छा। खान इसको ख़त्म करने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रहा कि मरवत क्या कह रहा है और गंडापुर क्या कह रहा है। अब गंडापुर का भी एक बयान आ गया है जी। उन्होंने कहा मेरी पोजीशन ऐसी है, मुझे बातचीत करनी पड़ती है, लेकिन हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं अगर आप ये साबित कर दें कि 9 मई में हम। अच्छा, अब ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार, ये गंडापुर ने कहा ना, इमरान ने ये लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करेगा। वो कभी नहीं कहेगा ये जो गंडापुर ने कहा। इमरान ये कभी नहीं कहेगा कि अगर आप सबूत दे दें तो हम माफ़ी मांग लेंगे। ही विल नेवर से दैट। गंडापुर विल से इट बिकॉज फौज कह रही है, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि आप ये कहें, तो इनके ये मौक़िफ़ है कि हमने तो किया ही नहीं इस किस्म की कुछ चीज़। तो मगर इमरान माफ़ी का लफ्ज़ उसके मुंह से नहीं निकलेगा कभी। वो कहेगा तुम माफ़ी मांगो। किसी सूरत में इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा जी, किसी सूरत में भी। सो देयरफॉर ये सब लोग जो हैं अपनी तरफ से लगे हुए खान को कन्विंस करने। खान बात सुन भी लेता है, नहीं भी सुनता, और फिर आखिर में ये वकील हजरात के आगे कोई ना कोई बयान दे देता है जिसके साथ आप और मैं बिज़ी हो जाते हैं उसको इंटरप्रिटेशन में। सारे लगे हुए हैं इंटरप्रेट करने के लिए। एक्चुअली खान विल नॉट टॉक टू एनीवन। अच्छा, खान इज़ नॉट रिलाइंग ऑन द जजेस कि जजेस और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर इसका फ़ायदा हो, इसको जजेस बाहर निकालें
और अगर इस्टेब्लिशमेंट रोकने की कोशिश करे तो जजेस बेल हिम आउट। ही दैट्स हिज गेम प्लान एक तरफ। दूसरी तरफ उसका गेम प्लान ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिविजन्स क्रिएट किए जाएँ और ताकि जब वक्त आए तो वो डिविजन्स जो हैं वो ऊपर वाले हेडक्वार्टर्स को जाके कहेंगे सर ऐसे नहीं हो सकता, बड़े मसले बन गए हैं, तो या आप जाएँ या उनसे कहें अपनी पॉलिसी तब्दील करें, कोई रास्ता निकालें, मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो एक ये स्ट्रेटजी है जो कि कामयाब नहीं हो रही, मगर स्ट्रेटजी ये है। और ये जो सारा कुछ हुआ ना मई में, दिस वाज एम्ड एट दैट कि जी इतना इंतशार फैलाया जाए, इतनी अटैक की जाए कि हिल जाएं लोग यूनिफॉर्म वाले और वो कहें यार ये तो अटैक हमारे पे आ गई है, कुछ करें, इसको ख़त्म करें, कोई बात कर ले, ये कर ले, वो कर। दैट वाज द अटेम्प्ट और शायद कोई और भी कुछ हो जाए अंदर। सो खान साहब, और तीसरी चीज़ ये कि पार्टी किसी के कंट्रोल में ना जाए, उनकी जो पार्टी ना उसकी बहन के कंट्रोल में जाए, ना किसी लॉयर के कंट्रोल में जाए, ना किसी सियासतदान के कंट्रोल में जाए। ही इज़ द अनडिस्प्यूटेड एंड ओनली लीडर ऑफ द पीटीआई। तो ये इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैठा रहा पीटीआई वालों के साथ कभी कभी बैठ जाता हूँ तो वो आगे से एक 2-3 लोग कह रहे होते हैं कि मरवत जो है वो गद्दार है जी। और यहाँ तक गंडापुर भी बर्बाद, ये सारे एजेंट हैं, और दूसरे कह रहे होते हैं फलाने एजेंट हैं, और दूसरे कह रहे आपस में ये लगे हुए होते हैं, वो एजेंट है और थेरियाँ चढ़ रही होती हैं। तो दैट्स व्हाट इमरान लाइक्स, दैट्स एंड यू नो जब व्हेन ही वाज इन पावर, आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ कि जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो केपी के अंदर कुछ लोग जो थे वो लोटे बनने जा रहे थे और उन्होंने जाके कोई बयानबाजी भी की थी कुछ सेनेट इलेक्शंस में। तो इसने उनको नॉकआउट नहीं किया, उनको बुलाया ज़रूर और उनकी माफ़ी जो है सुन ली और कहा जाओ, मगर एक्शन नहीं लिया, बिकॉज ही न्यू द टेकिंग एक्शन कुड प्रिसिपिटेट कोई और ना चीज़ बन जाए उसके साथ। तो ये इंतशार फैलाना, डिविजन्स क्रिएट करना, सबको एक दूसरे के खिलाफ चलाना, सिर्फ लीडर एक ही है, बाकी कोई नहीं है, किसी का ग्रुप, इससे ना कोई ग्रुप बनता है क्योंकि डिविजन्स है ना। तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा भी तो उसमें 4 बंदे होंगे तो जाएंगे ही नहीं। जब तक 20-30 बंदे ना हो तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या बनेगा। तो इसलिए ही कीप्स दिस डिवाइड एंड रूल। ओके, यानी कि छोटी छोटी टोलियां, कोई बड़ा टोला नहीं बन पाता, ये है डिवाइड एंड रूल असल में। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का टास्क इसलिए दे दिया कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है बकौल इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब करेंगे फ़ौज से ही मुज़ाकरात, महमूद अचकज़ई करेंगे सियासी जमातों से मुज़ाकरात। आयशा, आज अगर इस्टेब्लिशमेंट तैयार हो जाए बात करने के लिए तो महमूद अचकज़ई साहब लपक के पहुंच जाएंगे बात करने के लिए। महमूद अचकज़ई साहब भी सब तैयार है, मगर उधर से कुछ नहीं हो रहा ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हर पीटीआई का बंदा या उनका जो इत्तेहादी है सब तैयार है, वो कहते हैं हम तैयार हैं, हुक्म की इंतजार है कि आप आए, वो बंदा भेजें हमारे पास जिसे हम कह सके कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्ट बंदा है। और मैंने कल के तबसरे में ये कहा था एस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपना बंदा नहीं, अभी तक नहीं आया सामने कोई भी। यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी रिपोर्ट्स हैं कि वो भी पीछे हट चुके हैं। नहीं, वो नहीं, कोई नहीं करेगा, इट विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस, इसलिए कोई नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो जैसे आपने सुना था कुछ मेरे ख्याल 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले कि मोहम्मद अली दुरानी साहब और कोई लेफ्टिनेंट जनरल लोधी, इस किस्म के लोगों ने खुद इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, मगर आपने देखा एस्टेब्लिशमेंट ने कोई घास नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई घास नहीं डाला उनको। बेचारे भागे गए कि बुला लेंगे, हम बड़े नियति से सब कुछ करना चाह रहे हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल भी है, एक अदर पॉलिटिशियंस भी हैं, ये है, 3-4 बंदे इकट्ठे किए थे जो कि सो कॉल्ड न्यूट्रल थे। एस्टेब्लिशमेंट से कोई घास नहीं डाला, बेचारे नॉक नॉक नॉक, हु इज देयर, सर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लोधी, हु इज ही, आई एम नोबडी, सॉरी, यहाँ कमरे में कोई नहीं है। नंबर अनब्लॉक किया लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, सुन रहे हैं सब कुछ, जवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और 3 फेज अगर हो चुके हैं तो फिर वो इस बात की गवाही है कि वहाँ से अभी फिलहाल कोई जवाब देने का इरादा नहीं है, और यही है साफ जवाब। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सिर्फ साहब, आपके व्यूअर्स सिर्फ सवाल नहीं करते, सवाल बहुत अच्छे असलूब के साथ भी करते हैं, दिलचस्प असलूब के साथ। आपको देखने वाले भी काफ़ी ज़हीन हैं। इस बात का अंदाज़ा आपको आमिर अहमद साहब के सवाल से होगा जो कनाडा से कुछ जानना चाह रहे हैं। जस्टिस गुलजार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस बंदियाल, साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद, अहमद शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम, इनका मुस्तकिल काफ़ी अरसे से कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है पाकिस्तान की मीडिया में, और इनके ख़िलाफ़ काफ़ी बातें हो रही हैं, इन पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो सेठी साहब, मेरा सवाल ये है कि इन लोगों को, इन मज़लूमों को कब मौका मिलेगा कि वो भी कभी अदालत में पेश हों और आके अपनी सफाई पेश कर सकें और अपने
ऊपर जो लगने वाले इल्ज़ामात हैं उसका जवाब दे सकें। इस बारे में कोई पाकिस्तान में कानून है और इन लोगों को कभी बुलाया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करें और अपने आप को क्लियर करा सकें? जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, मगर जवाब बहुत मुख्तसर है कि नहीं, इनको नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप जस्टिस सिद्दीकी होते, जैसे उनको बुलाया गया था और उनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी पूरी कार्रवाई की, उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी पेंशन्स ख़त्म कर दी क्योंकि उन्होंने के बारे में जनरल फैज़ के बारे में कोई बातें कर दी थी, तो उनका तो हिसाब हो गया। मगर जिन लोगों के आपने जिक्र किया उनका हिसाब नहीं होगा। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि आज तक इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोगों के ऊपर हिसाब नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि फ़िक्र ये होता है कि कल को हम ना उस कटहरे में खड़े हों और हमारे ऊपर भी ना एहतसाब हो जाए, तो इसलिए किसी अपने बंदे के ऊपर खा वो करीब भी हो या ना करीब हो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज आप ख़ुद ही कह रहे हैं कि जी बातें खुली हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मगर क्या एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार को कटहरे में खड़ा किया जाएगा? नहीं। वो एक दफ़ा बुलाया था उनको किसी चीज़ में, उन्होंने एक बयान स्टेटमेंट भेज दिया, वो खुद नहीं गए। इसी तरीके के साथ जनरल फैज़ को बुलाया जाता है, वो खुद नहीं जाते, तो अदालतें चुप करके बैठ जाती हैं। बड़ी गरज रही हैं आजकल, मगर उनको खुद नहीं बुलाएंगे कि अगर नहीं आएंगे तो कंटेम्प्ट में हो जाएगा। उनके बयान ले लेते हैं, हाँ चलो जी वकील ने आके बयान दे दिया। इसी तरीके के साथ इतना कुछ हो चुका है, मगर क्या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में अकाउंटेबिलिटी हुई है? नहीं। मैं यहाँ तक आपको कहूँगा कि मीडिया को ये कहा जाता है आजकल के ज़माने में कि जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद मत करें, ज़रा हाथ हौली रखो। अब क्यों ये कहा जाता है ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं, मैं तो इसके ऊपर तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी कहा गया कि जनरल बाजवा के ऊपर ना करें आप। मगर फिर भी हम लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नई बातें निकलती रहती हैं, मगर क्या किसी किस्म का एहतसाब होगा? आज अगर इमरान खान पावर में आ जाता है, वो भी नहीं करेगा। आजकल तो गरज रहा है ना जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, और जनरल आजकल के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, मगर क्या कल को अगर ये पावर में आता है कि कुछ करेगा? नो। एक तो ये करना नहीं चाहेगा, दूसरा ये इसको करने कोई नहीं देगा। इसलिए जजेस एक दूसरे को की अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, फ़ौजी एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी नहीं। अलबत्ता ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कर लेते हैं, बिकॉज उनके रूल्स हैं और वो वहाँ एक दूसरे के इतना डिफेंड नहीं करते, और ज़्यादा ये होता है कि सस्पेंड कर देते हैं या रिटायर कर देते हैं, और रिटायरमेंट भी बड़ी कम होती है, सस्पेंशन होती है थोड़ी देर के लिए या खोडे लाइन लगा देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आज तक सुना आपने किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ ब्यूरोक्रेसी ने कोई केस किया हो और उनको कटहरे में खड़ा किया हो और उनको पकड़ के उल्टा टांग दिया हो? नो। तो ये एक रियासत के इदारे जो हैं ऐसे ही चलते हैं। वो और मुल्क हैं जहाँ रियासत के इदारे अपने अंदर भी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, मगर बड़े रेयर केसेस हैं। हमें ये कहा जाता है कि इन इदारों के अंदर सेल्फ अकाउंटेबल प्रोसीजर्स हैं, कि उनको अर्ली रिटायरमेंट कर दी जाती है या कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है एंड सो ऑन। मगर आपने कभी सुना है कोई एनी बिग केस जहाँ सीरियस इश्यूज जो हैं पब्लिक में आए हों कि जी 4 जनरल्स थे, उन्होंने मिसयूज़ किए फंड्स जो थे उनके पास? ये मुशर्रफ के ज़माने की बात है, और उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। इंटरनल इंक्वायरी हुई, उनको रिटायर कर दिया गया, उनका घर जाओ, पेंशन भी साथ दे दी, और मेरा ख्याल है 2-3 प्लॉट्स भी साथ दे दिए कि ये भी ले जाएं, चुप करके बैठो वहाँ, एंड सो ऑन। तो दैट्स द वे इट इज़ अनफॉर्चुनेटली। अलबत्ता बाकी सारी सिविल सोसाइटी के अंदर हम एक दूसरे के गले पड़े रहते हैं और हमें इनकरेज किया जाता है कि हम एक दूसरे को नंगा करें, जिसके साथ सारे नंगे हो जाते हैं, मीडिया भी नंगा हो जाता है, पॉलिटिशियंस भी हो जाते हैं, सारे ही हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ द रियासत जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती है, और जो रियासत के बाहर जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो अपने आप को सारा वक्त कॉन्स्टेंटली अंडरमाइन करती रहती है। एंड आई थिंक दैट्स हाउ दिस इम्बैलेंस इज़ क्रिएटेड वेयर द स्टेट इज़ अबव ऑल अकाउंटेबिलिटी। तो ये आपने जो पूछा है, बिल्कुल नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब आए, वो नहीं अकाउंटेबिलिटी कर सके, जिनको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा निकाला, अब तीसरी दफ़ा भी निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया था। और तो इसलिए खान साहब भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। वो उस वक्त यही एडवाइस दी जाती है कि सर
लेट इट बी। अलबत्ता हाँ, पॉलिटिशियंस को आपने अंदर करना है 100 दफ़ा करें। किसी ब्यूरोक्रेट को निकालना है तो चले उसको शंट आउट कर देते हैं, अर्ली रिटायरमेंट, वो भी नहीं, अर्ली रिटायरमेंट भी नहीं, खुद लाइन लगा देते हैं, OST बना देते हैं, नथिंग मोर देन दिस, दे प्रोटेक्ट देयर ओन। सो देयरफॉर अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ी खामी है हमारी रियासत के ढांचे के अंदर कि कोई अकाउंटेबिलिटी, रियासत के इदारों के लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जो इन मजलूमों का आपने नाम लिया, काम करता है तो फिर वो कोई गारंटीज़ भी लेता है कि बाद में उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, और अगर कोई इनमें से अपनी ज़ुबान खोलेगा तो खुरा कहाँ तक जाएगा, ये सवाल आपके लिए छोड़े जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।